आप राम मंदिर की बात कर रहे थे, क्या आपको लगता नहीं है कि राम मंदिर अब बनना चाहिए हमारे भारत में? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। पहली बात, व्यक्तिगत रूप से तो मैं कहता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं घोर नास्तिक हूँ। अच्छा। मैं मार्क्सवादी हूँ, धर्म को जनता का अफीम मानता हूँ। और मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को सिर्फ इंसानियत में विश्वास करना चाहिए, किसी धर्म में नहीं। कल मोदी जी राम मंदिर के आगे स्मृति ईरानी के साथ बैठकर कटोरा लेके दे दाता के नाम गाएंगे, है ना। अच्छा। और दलित का बेटा मल्लिकार्जुन खड़गे देश के अगले प्रधानमंत्री हो रहे हैं। उसको पूछ करते हैं। वो इंटरव्यू भी लेते हैं तो मोदी जी से पूछते हैं कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, बताइए। तो प्रधानमंत्री को किसी पूंजीपति का चपरासी नहीं बनना चाहिए ना, प्रधानमंत्री को तो आम जनता का सेवक बनना चाहिए। तो इससे दोनों चीजें जुड़ी हुई। ये हर हर मोदी घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, ये मैं नहीं, भारत की जनता कह रही है। और जो है लोगों को नामुमकिन लग रहा था राम मंदिर बनवाना, अब मोदी के आने से वो मुमकिन हो गया है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। चलिए इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर है, और इनका क्या कुछ कहना है जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है और इससे लोगों को कितना फायदा है। चलिए इस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद आपका। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, मोदी जी ने नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिया है, क्या कहना चाहिएगा आप? अरे मोदी जी की तो हालत ऐसी होने वाली है ना अगले चुनाव में कि हो सकता है उनको खुद राम मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठना पड़े। ऐसे कैसे बोल रहे हैं सर? वो मंदिर बनवा रहे, उन्हीं को बैठने के लिए बोल ठीक है, मंदिर तो बनेगा ही, लेकिन ये भी संभव है कि नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी दोनों एल्युमिनियम का कटोरा लेके भव्य राम मंदिर के सामने बैठे दिखे। क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ, इसकी प्रबल संभावना है ना, आप देखते जाइए ना। मतलब कारण तो होगा ना ये बोलने का? कारण मैं बता रहा हूँ ना। कारण ये है कि मोदी के प्रति जनता का बहुत ज्यादा गुस्सा है, आम आदमी का। मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा। हाँ। आम आदमी में, क्योंकि आम आदमी की कमर टूट गई है महंगाई से। गैस सिलेंडर 1100-1200 रुपए हो गया है। आम आदमी प्याज टमाटर सब नहीं खरीद पा रहा है। बेरोजगारी से आम आदमी की कमर टूटी हुई है ना। तो आम आदमी तो बिल्कुल पिस गया है। सिर्फ गौतम अडानी की दौलत बढ़ रही है, क्योंकि 9.5 साल में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ गौतम अडानी का चपरासी बन के काम किया, और तो कुछ काम किया नहीं है। पहले मोदी जी चाय बेचते थे, अब देश बेच रहे हैं। पूरे देश की राष्ट्रीय संपत्ति उन्होंने गौतम अडानी के चरणों में रख दी है। गौतम अडानी की दौलत एकदम दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। आम आदमी बिल्कुल पिसता जा रहा है। तो आम आदमी में बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस सरकार के प्रति। और आप देखिएगा कि जब इंडिया गठबंधन बना है, 11-12 विपक्षी दलों का गठबंधन बना है, तो पिछली बार भी 2019 में जो मोदी को 303 सीटें मिली थी भाजपा को, तो यदि आप वोटों के प्रतिशत से देखें तो सिर्फ 37% वोट मिले थे भाजपा को, सिर्फ 37। 63% वोट, 63% वोट भाजपा के विरोध में गए थे। सरकार इसलिए बन गई थी क्योंकि विपक्षी दलों के वोट आपस में बिखर गए थे। इस बार बिल्कुल दूसरा परिदृश्य है। इस बार विपक्षी दलों का गठबंधन बन चुका है और विपक्षी दल बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मतलब राजनीतिक भविष्यवाणी करता हूँ कि देश का अगला प्रधानमंत्री जो है वो दलित का बेटा मल्लिकार्जुन खड़गे बनेगा। अच्छा, जी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर वो बन जाते हैं तो हमारे भारत का जो है विकास हो जाएगा? ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम आज की जो स्थिति है कि पूरे भारत को गौतम अडानी के चरणों में डाल दिया गया है, कम से कम वो स्थिति नहीं होगी और आम आदमी के बारे में भी कुछ सोचा जाएगा। सर आपने कही कि मोदी जी ने देश बेच दी है। जी, जी। आपने कही कि देश बेच दी है, लेकिन मोदी जी का कहना है कि जिन चीज़ों का उन्होंने निजीकरण किया है उन चीज़ों से भारत के लोगों को ही लाभ है, क्योंकि जो सरकारी चीज़ें थी उसका कोई वैल्यू नहीं था, लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे, सिर्फ सरकारी वेतन उठाते थे। लेकिन निजीकरण करने के बाद जहाँ देखा जाए तो भारतवासियों को उससे लाभ मिलेगा। लाभ कहाँ मिल रहा है? सारी चीज़ें इन्होंने गौतम अडानी के चरणों में डाल दी। बंदरगाह अडानी को दे दिए, हवाई अड्डे अडानी को दे दिए, मतलब ये रेलवे अडानी को दे दिए, ये सब कुछ अडानी को दे दिए। और वो तो पहले जो सरकारी जब तक संस्थाएं थी तो वो तो कुछ लोकहित में भी काम करती थी। अब तो अडानी सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में कर रहा है ना। बहुत सारी दुकानों में आप जानती होगी तो लिखा रहता है शुभ लाभ लाल से। तो गौतम अडानी तो बस अपना शुभ लाभ सोच रहा है, उसको आम हिंदुस्तानी से थोड़े मतलब है। तो इन लोगों ने क्या किया है कि पूरे देश को मोदी जी ने एक मतलब षड्यंत्र के तहत आप कह सकती हैं कि गौतम अडानी को बेच दिया है। और विदेशों में भी जब मोदी जी जाते हैं तो अपने साथ हवाई जहाज़ में बैठा के गौतम अडानी को ले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो उसको कोयला खदान दिलवा देते हैं अडानी को। लंका जाते हैं तो उसको बंदरगाह दिलवा देते हैं। सर आपको परेशानी किससे है? गौतम अडानी को वो साथ में लेकर घूमते परेशानी इससे है, या फिर देश का विकास नहीं हो रहा है इससे है? ये बताइए। दोनों बातें तो जुड़ी हुई है ना। चूंकि गौतम अडानी को साथ लेके घूम रहे हैं इसलिए आम आदमी पर से इनका ध्यान हट गया है। जब आप प्रधानमंत्री बने हैं तो आपको तो एक आम हिंदुस्तानी के बारे में सोचना है ना। लेकिन नरेंद्र मोदी तो गौतम अडानी के मतलब समझिए चपरासी बने हुए हैं, आदेशपाल बन गए हैं। लाखों किसानों ने दिल्ली का घेराव
किया लगभग 1 साल से भी ज़्यादा, और अंत में इनको तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। तो वो किसान क्या लंदन से आए थे? तो प्रधानमंत्री को किसी पूंजीपति का चपरासी नहीं बनना चाहिए ना, प्रधानमंत्री को तो आम जनता का सेवक बनना चाहिए। तो इससे दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लेकिन सर देखिए, तो बच्चा बच्चा आज मोदी के नाम का नारा लगा रहा है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है अगला प्रधानमंत्री कौन, तो मोदी ही बनना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों, जब वो देश के जनता के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं? तो ये तो देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात है ना। बच्चा बच्चा यदि हर हर मोदी, घर घर मोदी करता तो अभी कर्नाटक के चुनाव में क्यों चटनी बन गई, है ना? इतना बड़ा किसान आंदोलन क्यों मोदी के विरोध में खड़ा हुआ? लाखों किसानों ने दिल्ली का घेराव किया लगभग 1 साल से भी ज़्यादा, और अंत में इनको तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। तो वो किसान क्या लंदन से आए थे? वो हिंदुस्तान के ही ना किसान थे, हिंदुस्तान के ही ना अन्नदाता थे। तो वो भी उनके खिलाफ खड़े रहे। तो इसलिए ऐसा नहीं है। देखिए, जो सोशल मीडिया होता है, खास के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वो देश की एक बहुत गलत तस्वीर पेश कर देती है, क्योंकि उसमें बीजेपी का जो आईटी सेल है वो बहुत सक्रिय है। आईटी सेल झूठ फैलाता रहता है, कोई बकवास बातें ट्रेंड कराता रहता है ट्विटर पर। तो वो सच्ची तस्वीर नहीं है, क्योंकि यदि वो तस्वीर रहती तो अभी कर्नाटक में भाजपा की ऐसी चटनी नहीं बनती। और अभी देखिए, अभी तो 4-5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं नवंबर महीना में। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में, उसमें भी भाजपा की स्थिति बहुत पतली है। बीजेपी की का तो मतलब हो गया है भागो जनता पिटेगी। हाँ, भाजपा के प्रति इतना आक्रोश है लोगों में, और वो आक्रोश जगह जगह दिखाई देने लगा है। जी सर, दिखाई नहीं दे रहा है। आप बोल रहे भागो जनता पीटेगी, लेकिन बीजेपी का नारा तो हर जगह है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी भारत की कही जा रही है। तो मिस्ड कॉल पार्टी है ना। मिस्ड कॉल से आप कह दीजिए कि हम सबसे बड़ी पार्टी बन गए, तो उससे क्या होता है? अभी देखिए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, उसमें भाजपा की चटनी बन गई। पंजाब में जो चुनाव हुए उसमें भाजपा की चटनी बन गई, है ना? बिहार में भी भाजपा सत्ता से बेदखल है ना? तो और इस तरह अब विधायकों को खरीद फरोख्त करके भाजपा की सरकार बना ले, वो अलग बात है। वो तो इस देश में सुटकेस पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। जो हमारे तड़ीपाड़ गृह मंत्री अमित शाह, वो सुटकेस पॉलिटिक्स के माहिर हैं। तो वो विधायकों का खरीद फरोख्त करके बैकडोर से सरकार बना लेते हैं। लेकिन वो कोई जनतांत्रिक चीज़ तो नहीं है। तो भाजपा के प्रति तो लोगों में गुस्सा, अभी राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से भीड़ उमड़ी, या अभी जो राहुल गांधी की रैलियों में भीड़ आ रही है तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वो सब दिखाता है कि पूरे एक भाजपा विरोध की एक लहर चल रही है इस देश में। जी, तो आपको क्या लगता है कि 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसमें मोदी जी फिर से वापस नहीं आएंगे? नहीं, उसका मोदी जी राम मंदिर के आगे स्मृति ईरानी के साथ बैठकर कटोरा लेके दे दाता के नाम गाएंगे, है ना? अच्छा। और दलित का बेटा मल्लिकार्जुन खड़गे देश के अगले प्रधानमंत्री हो रहे हैं। आप राम मंदिर की बात कर रहे थे, क्या आपको लगता नहीं है कि राम मंदिर अब बनना चाहिए हमारे भारत में? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। पहली बात, व्यक्तिगत रूप से तो मैं कहता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं घोर नास्तिक हूँ। अच्छा। मैं मार्क्सवादी हूँ, धर्म को जनता का अफीम मानता हूँ, और मुझे मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को सिर्फ इंसानियत में विश्वास करना चाहिए, किसी धर्म में नहीं। दूसरी बात कि यदि कोई हिंदू है भी, तो देश में तो ऑलरेडी हज़ारों मंदिर पहले से ही मौजूद हैं, बड़े बड़े मंदिर। तो वैष्णो देवी का मंदिर है तो कहीं वहाँ मंदिर है, तिरुपति का मंदिर है तो वो मंदिर है। तो क्या इससे देश में गरीबी खत्म होगा? मंदिरों से तो कितने डोनेशन भी दिए जाते हैं। डोनेशन दिए जाते हैं तो मंदिरों के आगे इतना भिखारियों की लाइन क्यों रहती है? वो तो सर कहीं भी रहती है। मस्जिद की बात करें, आप चर्च की बात करें, कहीं भी रहती है तो भिखारी के लाइन तो इसलिए मैंने सभी धर्मों के बारे में कहा ना कि धर्म तो जनता का अफीम है, जैसा कार्ल मार्क्स कहते थे। धर्म से कुछ होने वाला नहीं है। धर्म सिर्फ जनता को, आदमी को आपस में बांटता है, लड़ाता है, इसका काम करता है। आदमी की सोच को संकुचित कर देता है, और तो कुछ करता नहीं है धर्म। तो आप क्या सीधे तौर पे कहना चाह रहे हैं कि जो मोदी जी हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो जो है भारत की जनता को मूर्ख बना रहे हैं? मूर्ख नहीं बना रहा है, महामूर्ख बना रहा है। अच्छा। हाँ, मूर्ख तो सारे नेता बनाते हैं, वो तो नेताओं का धर्म ही है। हाँ। राजनीति में आते ही तो आप मूर्ख बनाते हैं। लेकिन मोदी जी मूर्ख नहीं बना रहे हैं, मोदी जी महामूर्ख बना रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? है ना? वही मैंने कहा ना, आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए। जी नहीं। चेक किया आपने? जी नहीं, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन नहीं आए हैं। नहीं आए हैं। आज भी मैंने चेक किया, मैं डेली चेक करता हूँ सुबह उठ के, है ना? 15 लाख रुपए नहीं आ रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे। और ये आप कब से चेक कर रहे हैं सर? जिस दिन मोदी की सरकार बनी पहली बार, 26 मई 2014 से डेली मैं चेक कर रहा हूँ कि आज तो आ जाएगा, आज तो आएगा। नहीं आएगा, नहीं आया। मैं चेक करता रहूंगा जिस दिन मोदी जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक। अच्छा, तो आपकी नाराजगी वो 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में नहीं आए उसकी वजह से है मोदी जी से? नहीं, उसकी वो नाराजगी तो 140 करोड़ लोगों की है। बस मेरे लिए मोदी जी ने थोड़े फोन करके कहा था कि अमिताभ मैं तुम्हें दे दूंगा 15 लाख। वो तो उनका जनरल वादा था 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से, और किसी के खाते में नहीं आया। इसलिए मैंने कहा कि आप भी इंटरव्यू लेने के बाद अपना खाता चेक कीजिएगा। किसी आप भी नाराज हो जाइएगा, है ना?
तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि 100 दिन में देश का काला धन विदेशों से आ जाएगा। आ गया? नहीं आया। उल्टे बहुत सारे लोग इस देश को लूट के भाग गए मोदी के शासनकाल में। विजय माल्या 5,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया। नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया हिंदुस्तान का। मेहुल चौकसी 800 करोड़ रुपया लूट के भाग गया। ये सारे लुटेरे भाग गए और मोदी जी मुंह ताकते रह गए। मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी, तो क्या 9 बरस में 18 करोड़ लोगों को नौकरियां मिली? नहीं मिली। अच्छा। कपिल शर्मा के शब्दों में कहे तो बाबा जी का ठुल्लू मिला, कुछ नहीं मिला। है ना? अब तो अग्निवीरों की बात होती है और अग्निवीरों को कहते हैं कि 4 साल बाद आपको भी छोड़ देंगे पकौड़ा तलने के लिए, क्योंकि मोदी जी का कहना है कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार ही होता है। मतलब इंजीनियर डॉक्टर जितने बन गए सब बैठ के पकौड़ा तले। मोदी जी ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनेगा, एक भी स्मार्ट सिटी बन गई हिंदुस्तान में। मोदी जी ने कहा था कि बुलेट ट्रेनें चलेंगी, एक भी बुलेट ट्रेन चले गए। तो कुछ नहीं हुआ। ये पूरी सरकार जुमलेबाजी हवाबाजी की सरकार है और पूरी से नौटंकी करते हैं। कभी नई संसद बनवाते हैं, उसमें खर्च वहाँ जाके सिंगोल लगा रहे हैं। कभी अमृतकाल चल रहा है, कभी अच्छे दिन चल रहे हैं। और पूरा जो इनका गोदी मीडिया है, जो मैंने तो मतलब कई 10 साल से चैनल देखना बंद कर दिया है, टीवी चैनल में तो यूट्यूब वाले देखता हूँ वीडियोस। लेकिन जो गोदी मीडिया में इनके दलाल लोग बैठे हुए इनकी जय जयकार करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं सर? ये गोदी मीडिया क्या है? गोदी मीडिया का मतलब है कि मीडिया के वो चैनल्स जो मोदी जी की गोदी में जाके बैठ गए हैं। अच्छा। जैसे पालतू कुत्ता होता है ना, आपके यहाँ कूद के आपकी गोद में बैठ जाएगा, तो आप उसको टॉमी पूछ कीजिएगा, है ना? तो ये जो मीडिया वाले हैं वो जो जाके मोदी जी की गोद में कूद के बैठ गए। मोदी उनको पूछ करते हैं। वो इंटरव्यू भी लेते हैं तो मोदी जी से पूछते हैं कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, बताइए। इंटरव्यू देख रहा है, उसको गोदी मीडिया दिखाएगा कि मोदी जी ने कहा कि आम चूस के खाते हैं, बताइए। तो उसको कहते हैं गोदी मीडिया, है ना? तो इसलिए मैंने 10 साल से ये सब दलाल टीवी चैनल्स देखना बंद कर दिया है। मैं तो यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, रवीश कुमार का, अजीत। मोदी के नाम से लोग डरते हैं। अदर स्टेट की बात करें, अदर देश की बात करें तो मोदी के नाम से लोग कांप जाते हैं। पाकिस्तान कांप जाता है, थरथराने लगता है। अरे थरथराने लगता है। तो मणिपुर जाने से मोदी क्यों कांप रहे हैं? सब तो मोदी के नाम से कांप रहे हैं, लेकिन मोदी जी मणिपुर के नाम से कांप रहे हैं। मोदी जी ने तो आकर दिया था, कुछ सेकंड का स्पीच दिया था, उसमें उन्होंने कहा था। हाँ। क्या कुछ सेकंड में स्पीच देना था? अरे 4 महीने से मणिपुर जल रहा है, हजारों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग वहाँ बेघर हो चुके हैं, है ना? और एक बार एक झांकने ऐसा नकारा प्रधानमंत्री तो मैंने देखा ही नहीं। एक बार ये झांकने नहीं गए मोदी जी। और गोदी मीडिया को देखिएगा, इनके जो दलाल टीवी चैनल्स है वो कहेंगे कि इनके तो एक फ़ोन पर यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाएगा। जब आप एक फ़ोन पर यूक्रेन का युद्ध बंद करा सकते हैं तो एक बार जरा मणिपुर भी हो आइए, है ना?